नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रैंकर्स पे। तो आज हम आ चुके हैं फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र को। उस पिछले वीडियो में मैंने पाचन तंत्र के थ्योरी के बारे में बताया था फिगर के माध्यम से, और इस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव को पॉइंट ऑफ व्यू किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले उस वीडियो को देख ले, उसके बाद ये वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाएंगे तो ये आपको वीडियो समझ में नहीं आ पाएंगे। तो आज हम चलिए परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा तो क्या कहते हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहा है कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे बड़े और जटिल अणु एंजाइम की सहायता से छोटे अणु में टूटते हैं, उसे क्या कहते हैं। उस प्रक्रिया को बताना है जिससे बड़े बड़े अणु जो होते हैं छोटे छोटे अणु में एंजाइम में टूट जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको मैंने बताया था कि पाचन कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि पाचन दो भागों में बांटते हैं। जैसे कि पाचन जो तंत्र है जो मनुष्य का, उसको दो भागों में बांटते हैं, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। और दूसरा प्रश्न हम देखते हैं मित्रों कि दूसरा प्रश्न क्या है कि मानव का पाचन तंत्र का भाग है। मैंने बता रखा था कि मानव का जो पाचन तंत्र दो भागों में बांटते हैं, पहला आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियां। मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू करते रहूं कि पाचन जो मनुष्य का पाचन तंत्र जो है दो भागों में बांटते हैं, उसमें आहार नाल की लंबाई 9 मीटर होती है। जी हाँ दोस्तों, 9 मीटर। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं कि मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो उसका आहार नाल की लंबाई 9 मीटर की होती है। ये देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितने होते हैं। अभी मैंने जस्ट अभी बताया कि मनुष्य के जो आहार नाल है उसको 9 मीटर की होती है। तो आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि मनुष्य की जो आहार नाल की लंबाई है वो मुख्यतः 9 मीटर की होती है। और चौथा प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि आहार नाल का 5 भाग कौन कौन सा है। यानी कि आपको याद रखना है कि आहार नाल जो होती है, जो आहार नाल जिससे पाचन की प्रक्रिया होती है मनुष्य में, तो इसे 5 भागों में डिवाइड करते हैं। तो पहला हमारा क्या है, ए मुख गुहा होता है। मुख गुहा के बारे में आपको मैं बताऊं कि मैंने मुख गुहा के बारे में बताया था कि मुख गुहा में 2 टर्म हमारी सहायता करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारा होता है हमारा टीथ यानी कि दांत के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसके बाद हमारा जबान, और दूसरा हमारा होता है ग्रास नली। ग्रास नली में ऐसे पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन वो भोजन को डायरेक्शन देता है। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ग्रास नली में ही जैसे कि एक एयर पंप होते हैं और एक फूड ट्रैक होते हैं। एयर ट्रैक और फूड ट्रैक, अगर एयर ट्रैक में अगर भोजन चला जाता है तो वो फंस जाता है, तो उसके बाद डायफ्राम क्या होता है कि वो पूरी तरह से ताकत लगा कर उसको खींचता है, तो ऐसे कारण हिचकी आती है। उसके बाद हमारा तीसरा टर्म है अमाशय। मैंने अमाशय के बारे में आपको बता रखा था। और चौथा टर्म छोटी आंत। यहीं पर सबसे ज़्यादा मैं मित्रों आपको बता दूं कि यहाँ पर छोटी आंत में ही सबसे ज़्यादा भोजन की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर छोटी आंत नाम पर छोटी है, बट ये सबसे बड़ी है। और पांचवा हमारा है बड़ी आंत। और छोटी आंत की लंबाई जी है दोस्तों 6 मीटर। आप लोग नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 मीटर होती है। पांचवा प्रश्न क्या कहता है जो दोस्त हमारे कि जीभ के किस भाग से मीठा का पता चलता है। तो जीभ को मैंने बारे में स्ट्रक्चर आपको बताया था कि जीभ को ऐसे जो हमारे होते हैं, जीभ हमारे पीछे से बंधे होते हैं। अगर बंधे नहीं होंगे तो हम लोग जीभ को फेंक सकते हैं, क्योंकि जीभ हमारे क्या होते हैं पीछे से बंधे होते हैं। और यहाँ से मैंने आपको बता रखा था जैसे ये अग्रभाग से हमारा मीठा का पता चलता है, और पीछे से हमारा जो होता है इससे कड़वा, और बगल से हमारा नमक का पता चलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जीभ का जो अग्रभाग है उससे हमारा क्या पता चलता है, मीठे का पता चलता है। और छठा प्रश्न की ओर चलते हैं हमारा कि मनुष्य में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उन दांतों की संख्या कितनी है। जो दोस्तों मनुष्य में जो 2 दांत होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई होते हैं और एक अस्थाई। मैंने आपको बताया था ये जो पूछ रहा है कि मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार, यानी कि ये अस्थाई दांत है, यानी कि एक ही बार आएंगे। ये हमारा कितने दांत होते हैं, तो मनुष्यों में यह दांत की संख्या होती है 12। तो यहाँ दोस्तों इसकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। यानी
चलिए मित्र, हम और 7वां प्रश्न की ओर देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है कि दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर दिखाई देता उसे क्या कहते हैं। मैंने आपको दांत का स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था कि कैसे दांत में जो होती है उसको सेंसिटिविटी और होती है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये मान लीजिए हमारा ये दांत बन रहा है, ये दांत हो गया, ये हमारा दांत हुआ मान लीजिए। और ये दांत में जैसे कि आपको मैंने बताया था, इसका ऊपर जो दांत का ऊपर भाग जो मसूड़ के ऊपर दिखाया जाता है इसको हम लोग कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं मित्रों, इसको कहते हैं हम लोग क्राउन। और मैंने आपको बताया था भाई कि सेंसिटिविटी कैसे होती है। मान लीजिए आपका ये आपका इनेमल है, और इनेमल जैसे कि आप ब्रश किए, मान लीजिए आप ब्रश किए तो ये क्या होगा, धीरे धीरे पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा। और ये एक ऐसा समय आएगा कि एकदम पतला होने, और कुछ भी मीठा चीज़ या कुछ भी खट्टा चीज़ खाएंगे तो आपको सेंसिटिविटी होती है। सेंसोडाइंस का आप लोग प्रचार देखे होंगे कि डॉक्टर सलाह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा क्या होगा कि दांत का जो इनेमल होता है वो परत घिस जाता है। तो उसका उपाय मैंने बताया था कि नीम का दातून से आप लोग ब्रश करें, ताकि इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया होते हैं जो इनेमल को घिसने नहीं देता। और उसमें क्या होता है ना, ब्रश हम लोग को मैंने बताया था कि ब्रश ऐसे ऐसे करते हैं लोग, लेकिन ब्रश नियमितः ऐसे ऐसे किया जाता है। 8वां प्रश्न क्या कहता है मित्र हमारे कि हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा पीले रंग का पदार्थ का बना होता है, उसे क्या कहते हैं। हमारा जो दांत है वो हिस्सा जो होता है ना, ऊपर देखेंगे तो आप उसका जो पीले रंग का एक पदार्थ बना होता है उसे हम लोग कहते हैं डेंटाइन। जी दोस्तों, इसको क्या कहते हैं हम लोग, डेंटाइन कहते हैं। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि हमारा जो दांत का जो अधिकांश जो हिस्सा जो है पीले रंग का वो पदार्थ बना है उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग डेंटाइन कहते हैं। 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा क्या है 9वां प्रश्न, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। मानव शरीर का पूछ रहा है कि सबसे कठोर भाग कौन सा है। तो हमारा हम लोग जनरली क्या होता है, मानव शरीर में सबसे कठोर भाग होता है दांत, लेकिन दांत में कौन सा होता है। तो हमारा मानव शरीर में सबसे कठोर भाग जो होगा हमारा इनेमल होगा। जी दोस्तों, हमारा जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है इनेमल होता है। अब 10वां प्रश्न क्या कहता है कि इनेमल बना होता है। इनेमल किससे बना होता है। तो इनेमल जनरली हमारा कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। इनेमल किससे बना होता है मित्र, हमारे कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम का परमाणु संकेत Ca और फास्फोरस का P, और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो कैल्शियम का हमारा होता है 20 और फास्फोरस का 15। तो आप लोग यहाँ से नोट भी करना चाहेंगे तो आप लोग नोट करते चलें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्योंकि आप CHSL या SSC GD या कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपको ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और 11वां प्रश्न देखिए मित्र हमारा क्या कहता है कि भोजन को निकलते समय वायु नली से जाने से रोकती है। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए यहाँ से एक भोजन आ रहा और ये हमारा हो गया फूड ट्रैक, ये हमारा हुआ फूड ट्रैक, ये फूड ट्रैक हुआ, और ये हमारा एयर ट्रैक हुआ। तो यहाँ से भोजन आया और यहाँ पर एक एपिग्लोटिस है, और एपिग्लोटिस क्या करती है कि भोजन को जो ना है ना वायु नली से जाने से रोकती है। अगर कहता है कि जनाब ये आपका रास्ता नहीं, आपका रास्ता इधर है, आप यहाँ पर फूड ट्रैक में आप जाएंगे। कोई खाना क्या होता है ना कि हम कहीं ध्यान लगाए हुए हैं और गलती से यहाँ पर जाता है, तो एपिग्लोटिस क्या कहता है कि आप उधर जाइए, आप वहाँ जाइए, आपका रास्ता ये है। और वो भी खाना अगर बाई चांस चला जाता है या ट्रैक में और वो फंस जाता है तो डायफ्राम क्या करता है, उसको पूरी ऊर्जा लगाकर खींचता है। उसके बाद जैसे ही खींचता है तो हमारे हिचकी आता है ना, अगर हिचकी आने के बाद भी वो भोजन फंसा रह गया तो उसी समय व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भोजन करें तो आप अपने मस्तिष्क या मन को अपने काबू में करके या कहीं विचित्र जगह नहीं लगाएं और भोजन को ही ध्यान दें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, भोजन को निकलते समय वायु नली से भोजन को निकलते समय वायु नली में जाने से रोकता कौन है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है हमारा क्या है, ये भोजन को वायु नली से श्वसन नली की ओर रोकता है। 12वां प्रश्न देखते हैं हम। 12वां प्रश्न हमारा क्या है कि मानो हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। हमारे जो अभी मैंने आपको ग्रास नली का स्ट्रक्चर जो बताया, जैसे कि ये होता है ग्रास नली और ये हमारा होता है एयर ट्रैक और ये हमारा होता है फूड ट्रैक।
तो इसकी जो पूर्णतः लंबाई है कितनी होती है, तो इसकी पूर्णतः लंबाई जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। तो हमारे शरीर में ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और ये 13वां प्रश्न, हम 13वां प्रश्न की और आगे की ओर बढ़ते हैं। अमाशय उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है और अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा दिखता है। मैंने आपको बताया था कि ये अमाशय का जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ये जे जैसा होता है। आप ऐसे बनाएंगे तो ये आपको लगेगा कि जे जैसा है। तो अंग्रेजी अमाशय जो उदर के बाईं ओर स्थित है और दाईं ओर स्थित हमारा होता है, जी दोस्तों, ये हमारा जो दाईं ओर स्थित होता है ये हमारा होता है लीवर होता है, पित्ताशय होता है, गॉल ब्लैडर, इधर ये सब होता है। और इधर हमारा उधर जो अमाशय, तो इस ये अंग्रेजी के जे जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप लोग को ध्यान रखिए कि अमाशय जो अंदर उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, अंग्रेजी के किस अक्षर दिखता है, तो वो जे जैसा दिखता है। और 14वां प्रश्न देखते हैं कि कौन सा एक अमाशय का छोटी अर्थ नहीं, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आंत होगा, मिसप्रिंट हो गया है, तो आप लोग यहाँ पर आंत कर लीजिएगा कि छोटी आंत के सबसे नज़दीक है। आप लोग को मैंने बताया था कि ये जैसे ये अमाशय हुआ, अमाशय के बाद ये हमारा ये आपको ये छोटी आंत, तो यहाँ पर जो हमारा सबसे नज़दीक जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पायरोलिक, इसको बोलते हैं हम लोग पायरोलिक। अमाशय का वो छोटी भाग जो छोटी आंत का सबसे नज़दीक है वो हमारा क्या कौन सा है, वो हमारा पायरोलिक है। 15वां प्रश्न देखते हैं मित्र कि जठर ग्रंथि किससे संबंधित है। जो जठर ग्रंथि जो है वो हमारे अमाशय से संबंधित है। थोड़ा सा हम जठर ग्रंथि के बारे में जान लेते हैं। तो जठर ग्रंथि जो होता है ये जो होता है एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आप लोग इसको नोट करते चले कि जठर ग्रंथि जो है हमारा जठर रस या जठर ग्रंथि ये हमारा अम्लीय प्रकृति का होता है और इसका जो ये हल्का पीले रंग का होता है। आप लोग भी थोड़ा सा इसको नोट करते चलेंगे कि ये कैसा रंग का होता है, हल्का पीले रंग का। और इसका जो पीएच वैल्यू जो होता है 1.2 से लेकर 3.0, यानी कि जठर ग्रंथि के बारे में 3 मुख्यतः बात, ये अम्लीय होती है, पहला ये हल्का पीले रंग का होता है, इसका पीएच मान 1.2 से हमारा 3.3 तक होता है। तो आप लोग इसको नोट करते चलेंगे कि जठर ग्रंथि जो है किससे संबंधित है, अमाशय से, अम्लीय प्रकृति का होता है, पीले रंग का होता है, इसका 1.2 से हमारा 3 तक इसका पीएच वैल्यू होता है। और 16वां प्रश्न देखते हैं मित्र कि जठर रस म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है। मैंने आपको बताया था म्यूकस के बारे में। म्यूकस वो लेयर है, जैसे कि अमाशय जैसे कि आपने स्ट्रक्चर ऐसे बनाया, तो इसमें क्या हमारा म्यूकस का लेयर है, क्योंकि इसमें सांद्रित इतने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि वो किसी भी चीज़ को तबाह कर सकते हैं उस। और म्यूकस जो होता है हमारा प्रोटीन है और ये प्रोटीन ही है जो हमारा म्यूकस से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ना वो इतना सांद्रित है, इससे हमारा सुरक्षा करता है। तो हमारा पूछ रहा है कि जठर रस म्यूकस का स्राव जठर ग्रंथि के किस कोशिका के द्वारा होता है, तो वो गॉबलेट कोशिका के द्वारा होता है, गॉबलेट कोशिका के द्वारा होता है। और 17 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अमाशय में भोजन कितना घंटा संग्रह रहता है। तो अमाशय में जनरली हमारा जो होता है 4 से 5 घंटे संग्रह रहता है। अगर कोई व्यक्ति जहर खा लिया है, जो कुछ भी पदार्थ खा लिया है, तो वो उससे 4 से 5 घंटे के अंदर उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, अगर अमाशय से भोजन मान लीजिए कि वो अमाशय से निकल कर वो चला गया हमारा छोटी आंत में, तो वो व्यक्ति बच नहीं सकता है, क्योंकि अमाशय ही एक अंतिम स्थिति है जहाँ से भोजन को वापस पंप के माध्यम से उसको पंप किया जाता है। उससे क्या होता है कि भोजन वो उल्टी के माध्यम से, वो वोमिटिंग के माध्यम से वो निकल जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि अमाशय ही वो अंतिम स्थिति है जहाँ से जो भोजन है उसको वापस लाया जा सकता है। तो अमाशय में हमारा जो भोजन होता है 4 से 5 घंटा संग्रह रहता है। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। हमारा 18 नंबर प्रश्न कहता है किसका पाचन हमारे मुख से शुरू हो जाता है। तो हमारा जो मुख है ना वहाँ से पाचन हमारा कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप कार्बोहाइड्रेट जैसे चावल है ना, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है अधिकतर, तो कार्बोहाइड्रेट ये सब जो है जो इत्यादि पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, इसका जो पाचन है हमारा मुख से ही शुरू हो जाता है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट जो है इसका पाचन हमारा मुख से ही शुरू हो जाता है।
19 नंबर प्रश्न देखते हैं, हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, मुख से शुरू हो रहा है। अब हमारा होता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारा तो प्रोटीन का पाचन हमारा आमाशय से शुरू होता है। तो इस बात को आप लोग नोट करते चलेंगे कि हमारा जो प्रोटीन का जो पाचन है वो हमारा आमाशय यानी कि स्टमक से शुरू होता है। और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, आमाशय में अशुद्ध खाना जो छोटी आंत में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। तो आमाशय से जो अशुद्ध खाना जो खाना पचा नहीं वो हमारा छोटी आंत में प्रवेश करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसे कायम कहते हैं। और छोटी आंत के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लंबाई होती है वो सबसे आहार नाल में सबसे बड़े यानी कि 6 मीटर की, लगभग ये 6 मीटर की होती है। चलिए मित्र, हम 21वां प्रश्न की ओर देखते हैं और हमारा 21वां प्रश्न कहता है कि छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा भाग कौन सा है। मैंने आपको छोटी आंत के स्ट्रक्चर बताया था कि जैसे ये, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा इसको ऐसे और ऐसे मान लीजिए ये छोटी आंत है। तो ये हमारा हो गया, सबसे पहला हमारा आता है डेडुनम और इसके बाद हमारा आता है जेजुनम और इसके बाद हमारा होता है इलियम। तो आप इस चीज़ को नोट करते चलेंगे कि छोटी आंत में अगर कोई भी आप सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड जो होता है उसमें क्या होता है कि फिगर होता है और फिगर में आपको पूछता है कि यहाँ से आपको बताए कि जेजुनम का पार्ट कौन सा है, इलियम कहाँ पर होगा। तो इस चीज़ को आप पहले से आप पढ़े रहेंगे तभी आप इसको कर सकते हैं। तो हमारा छोटी आंत का सबसे पहला और सबसे छोटा जो भाग होता है वो हमारा होता है डेडुनम। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डेडुनम। और सबसे जो बड़ा भाग होता है वो हमारा होता है इलियम। और 22 नंबर प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में डेडुनम की आकृति अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है। जो मैंने आपको अभी डेडुनम बताया, जी हाँ दोस्तों, ये हमारा सी आकार जैसा। जी हाँ दोस्तों, इसका आकार कैसा, अंग्रेजी के किस आकार जैसा है, हमारा सी आकार जैसा। तो आप इसको नोट करते चलें कि मानव का जो शरीर में डेडुनम जो है सबसे छोटी आंत में सबसे छोटी हमारा कौन चीज़ है, हमारा डेडुनम। तो इसका जो होता है आकार अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है, सी जैसा है। और नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में खाना सबसे अधिक पाचन कहाँ पर होता है। मैंने आपको कल भी बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि खाना जो है सबसे ज़्यादा अगर कहीं पाचन होता है तो वो हमारा छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। यहीं पर सबसे ज़्यादा जो होता है खाना पाचन किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग हमारा छोटी आंत, नाम इसका छोटी है और वह सबसे बड़ी है, इसका जो होता है 6 मीटर। और सबसे छोटा भाग अगर पूछे जाए तो वो हमारा होता है श्वसन नली। श्वसन नली में जो होता है वो हमारा सबसे कम यानी कि इसमें क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर ही होता है। तो हमारा सबसे बड़ी हो जाएगा कौन, मानव आहार नाल में सबसे बड़ी हो जाएगा हमारा छोटी आंत। नाम छोटी है, आप इस चीज़ से आप कंफ्यूजन से दूर रखेंगे कि नाम इसका भले ही छोटी है पर ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और छोटी आंत का सबसे लंबा भाग कौन सा है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि अभी जो छोटी आंत का सबसे छोटा भाग डेडुनम और सबसे लंबी भाग जो हमारा है इलियम। और इलियम का ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी जो लंबाई होती है 4 मीटर लगभग होती है। तो इलियम का जो लंबाई होता है वो 4 मीटर की होती है। तो छोटी आंत में सबसे लंबा भाग इलियम। और नेक्स्ट प्रश्न, बड़ी, यहाँ पर आंत हो गया, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर आंत, बड़ी आंत का वो कौन सा भाग, छोटी आंत के इलियम, यहाँ पर इलियम होगा, इलियम से जुड़ा हुआ है। तो हमारा जो आप जैसे ही बनाएंगे आप छोटी आंत और ये इससे हमारा बड़ी आंत से जुड़ा होता है तो वो हमारा इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को हम लोग कहते हैं हम लोग सिक्कम। सिक्कम जो होता है, जो बड़ी आंत का जो भाग है छोटी आंत के इलियम से जुड़ा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भोजन को वापस, बड़ी आग नहीं आंत यहाँ पर होगा,
बड़ी आंत से छोटी आंत में जाने से रोकता है। तो बड़ी आंत से जो भोजन वो हमारा छोटी आंत से बड़ी आंत में अब हमारा जो जा रहा है तो उसको कौन रोकता है? एलियोशोकिल बल्ब जो होता है, एलियोशोकिल बल्ब होता है जो बड़ी आंत को छोटी आंत में जाने से रोकता है। और हमारा वायु नली से आप लोग बताना है कमेंट सेक्शन में, अभी मैंने आपको मेंशन भी किया था, बताया गया था कि जो हमारा वायु नली में जो जाने से भोजन कौन रोकता है, तो उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है कि पाचन प्रक्रिया में अपचित और अनावश्यक पदार्थों को क्या कहते हैं? जो पाचन प्रक्रिया में जो अब बड़ी आंत से जो अब भोजन जो बच गया, अब वो अपचित और अनावश्यक पदार्थ वो हमारा क्या कहते हैं? उसको हम लोग मल कहते हैं। और ये मल क्या होता है? मलाशय में एकत्रित होता है। और नेक्स्ट आप लोग एक नोट करते चलें कि थायराइड जो ग्रंथि है ये पाचक ग्रंथि नहीं है। बहुत सारे मित्र बहुत सारे इसमें कंफ्यूजन होता है कि थायराइड ग्रंथि एक पाचन ग्रंथि है कि नहीं। तो थायराइड ग्रंथि एक पाचन ग्रंथि नहीं है, इसको आप लोग नोट कर। ये एग्जाम का भी आज प्रश्न इसको कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो इस चीज़ को आप लोग नोट करना है कि थायराइड ग्रंथि जो है एक पाचन ग्रंथि नहीं है। और हमारा 29वां प्रश्न कर रहा है कि बुर्नस ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं? तो बुर्नस ग्रंथि जो होती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, आपसे मैंने पूछा और बताया गया था कि जठर ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं। तो जठर ग्रंथि हमारे कहाँ पाए जाते हैं? तो अमाशय में। और बुर्नस ग्रंथि जो है हमारा वो मित्रों हमारा छोटी आंत में पाया जाता है। और हमारा 30वां प्रश्न कहता है एक सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन कितना लार बनता है? एक सामान्य जो व्यक्ति है उसमें कितना सलाइवा, एक दिन में कितना सलाइवा बनता है? तो हमारा जो एक सामान्य जो जनरली मैन जो होता है उनमें हमारा प्रतिदिन 1.5 लीटर सलाइवा बनता है। सलाइवा का कार्य क्या है कि भोजन को ना अच्छी तरह से मिला देना और उसको श्वसन नली के रास्ते से भेज देना। और श्वसन नली क्या करता है? जैसे आप उबुला क्या होता है कि डायरेक्शन देता है ऐसे जाइए भोजन, और उसके बाद क्या होता है कोई भोजन जाता है वायु नली में घुसना चाहता है तो एपिग्लोटिस रोकता है कि नहीं आप वहां पर जाइए, आपका रास्ता उधर है फूड ट्रैक में। और फूड ट्रैक के माध्यम से अमाशय में आता है और अमाशय के बाद हमारा भोजन आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत से हमारा आता है भोजन बड़ी आंत में। और बड़ी आंत से जो खाना जो बच जाता है, जो अपचित जो अनावश्यक होता है वो मल में एकत्रित होता है, वो मल के रूप में वो निकल जाता है। हमारा 31वां प्रश्न कर रहा है कि मुख गुहा में लार का पीएच मान कितनी होती है? तो मुख गुहा जो हमारा लार का पीएच मान होता है 6.8 यानी कि 6.8। आप लोग इसको नोट करते चलेंगे कि सलाइवा का जो है पीएच मान वो हमारा होता है 6.8। और हमारा 32वां प्रश्न लार में, और 32वां प्रश्न हमारा कहता है कि लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में जोड़ता है? तो लार में जो हमारे एमाइलेज जो है वो हमारे मल्टोज में कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में जोड़ने में सहायक करता है। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करते चलेंगे कि लार में जो एक एंजाइम होता है एमाइलेज, वो हमारा कार्बोहाइड्रेट को मल्टोज में जोड़ता है। और आज का अंतिम प्रश्न, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत है। और यकृत के बारे में आपको बता दूं, ये जो होता है इसकी ये जो यकृत के बारे में आपको बता दूं, ये इसका जो सबसे ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक चीज़ तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और दूसरी इसका वजन जो होता है 1.5 किलो से 2 किलो 1.5 kg तक होता है, 1.5 kg से 2 kg तक होता है। और ये किसको स्रावित करता है? तो ये जो होता है ये पित्तरस आप लोग मैंने बताया था, पित्तरस जो होता है ये इसको स्रावित करता है। यकृत जो है पित्तरस को स्रावित करता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लोग जो भी नए साथी होंगे तो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी आपको ऐसे ऐसे वीडियो मिलते रहें। और